हरियाणा की धरती एक और इतिहास इस पर रच दिया गया है। हिंदुस्तानी वायुसेना की ताकत अब और बढ़ गई है क्योंकि वायुसेना के बेड़े में राफेल शामिल हो गया है। अंबाला एयरबेस में 5 राफेल की लैंडिंग हुई, लेकिन कांग्रेस ने राफेल को लेकर सरकार से कुछ सवाल कर दिए हैं, इसलिए सियासी गलियारे में राफेल भी आ गया है। आ गया राफेल, हिंदुस्तान पहुंचा राफेल, वायुसेना का ब्रह्मास्त्र, दुश्मनों का होगा खात्मा। 29 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया है, और हो भी क्यों ना, भारतीय वायुसेना को सबसे घातक हथियार राफेल जो मिल गया है। राफेल के मिलने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में तमाम दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत करना तो दूर, इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 5 राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच गए हैं। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पर तैनात करने के पीछे भी अहम मकसद है, क्योंकि अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान और चीन की दूरी महज 200 से 300 किलोमीटर है। ऐसे में दोनों ही दुश्मन देश राफेल की जद में होंगे। वहीं चीन के साथ तनाव को देखते हुए राफेल फाइटर जेट्स को लद्दाख में तैनात करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते राफेल विमानों की डिलीवरी लेट से हुई। वहीं भारतीय एयरफोर्स के लिए राफेल फाइटर जेट को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। भारतीय वायुसेना राफेल को हैमर मिसाइल से लैस करवाया गया है, जिसके लिए इमरजेंसी ऑर्डर किए गए थे। ऐसे में वायुसेना की जरूरत को देखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने किसी और के लिए तैयार किए गए स्टॉक में से भारत को हैमर देने का फैसला लिया था। हैमर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि मीडियम रेंज मिसाइल है, जिसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। ये आसमान से जमीन पर वार करती है। हैमर लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस है। मीटियर विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। उसे अपनी इसी खासियत के लिए दुनिया में जाना जाता है। यही खासियतें राफेल को सबसे घातक बनाती हैं। ऐसे में चीन का J-20 हो या फिर पाकिस्तान का F-16, कोई भी राफेल का मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकता। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसमें दरअसल सियासत ये है कि रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठा दिए हैं कि आखिर इतना महंगा राफेल, जो उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान सस्ता था, अब इतना महंगा कैसे, और 36 राफेल की बात हुई थी, सिर्फ 5 ही क्यों? इस तरह के सवाल अब उठाए जा रहे हैं। खैर, इधर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल जेबीटी शिक्षक की भर्ती के लिए कोई खाली पद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में करीब 5,647 पद जेबीटी टीचर्स के खाली। हरियाणा में नहीं जेबीटी शिक्षकों के खाली पद। हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की कोई वैकेंसी नहीं। जेबीटी के खाली पद पर कौन सही कौन गलत? नहीं, देखिए जेबीटी का हमारे पास एक पद भी खाली नहीं है इस टाइम, बल्कि हमारे पास सरप्लस है। नहीं, देखिए जेबीटी का हमारे पास एक पद भी खाली नहीं है इस टाइम, बल्कि हमारे पास सरप्लस है। इनमें से कौन सी जानकारी सही मानी जाए? बताइए सर, कौन सी इंफॉर्मेशन सही है? आप कहते हैं कि प्रदेश में एक भी जेबीटी शिक्षक भर्ती के लिए पद खाली नहीं है, बल्कि पहले से टीचर्स सरप्लस हैं। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक तो हरियाणा में 1 या 2 नहीं, बल्कि 5,000 से ज्यादा जेबीटी शिक्षकों के पद खाली हैं। ये देखिए, आरटीआई में साफ साफ सब कुछ लिखा है। हरियाणा में 5,647 जेबीटी शिक्षकों के पद खाली हैं। इतना ही नहीं, इस आरटीआई में तो यह भी लिखा हुआ है कि किस विषय के टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं। ये लीजिए, देखिए, लिस्ट बड़ी लंबी है। ये जानकारी कोई पुरानी भी नहीं है।
हाल ही में एक एक्टिविस्ट ने ये आरटीआई लगाई थी, जिससे ये पूरी जानकारी मिली। लेकिन जनता टीवी से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि शिक्षकों के लिए कोई पद खाली नहीं है। हरियाणा में अध्यापकों की, जो जेबीटी के अध्यापक है, उनकी भर्ती की मांग लगातार की जा रही है। कुछ यूनियन जो बनी हुई है, जिनमें खासतौर पर जेबीटी पास एचटेट एसोसिएशन एक बनी है, वो ये मांग कर रही है कि हमारे पद खाली है लेकिन सरकार या विभाग भर्ती नहीं कर रहा है। क्या असलियत में जेबीटी के पद आपके पास खाली नहीं है? नहीं, देखिए जेबीटी का हमारे पास एक पद भी खाली नहीं है इस टाइम, बल्कि हमारे पास सरप्लस है। जिन जेबीटी टीचर्स की आप बात कर रहे हैं और कोई भी वैकेंसी नहीं बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेबीटी पीआरटी की ही बात करें तो आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 5,647 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये लीजिए, जिन्होंने आरटीआई लगाई। जनता टीवी ने उन्हीं आरटीआई एक्टिविस्ट से सीधे बातचीत की, जिन्होंने रिक्त पदों की तो जानकारी बताई ही, लेकिन चौंकाने वाले खुलासे किए कि कई जगहों पर तो हेडमास्टर भी नहीं है। ये लीजिए, उन्हीं से सुन लीजिए। हरियाणा के अंदर 31,000 से ऊपर पद शिक्षकों के खाली हैं, जिसमें अंदर से जेबीटी टीचर के 5600 पद खाली हैं। कई स्कूलों में तो हेडमास्टर भी नहीं है, बिना हेडमास्टर के स्कूल चल रहे हैं। पीजीटी इंग्लिश की बात करूं मैं, एसएस की बात, ज्योग्राफी की बात करूं, या फिजिक्स केमिस्ट्री, जितने भी ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उन सब में इतने पद रिक्त पड़े हैं। हरियाणा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब तक हम पद नहीं भरेंगे तो हम शिक्षा में कैसे सुधार कर सकते हैं। कहीं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही स्पेशलिस्ट होता है, मैथ का, साइंस का, वो स्पेशलिस्ट तक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, साइकोलॉजी का टीचर नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब तक शिक्षक नहीं होगा। बिन शिक्षकों का स्कूल चल रहा है, एक एक शिक्षक 3-3, 4-4 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, तो ये हरियाणा सरकार के ऊपर सवाल निशान है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीधे सवाल करते हुए कहा कि किसी भी विषय के टीचर स्कूल में नहीं है तो फिर पढ़ाई होगी कैसे? सवाल किस पर खड़े किए जाएं, ये तो आप ही तय कर लीजिए, क्योंकि एक आरटीआई की जानकारी है तो दूसरी तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ही बयान है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। जी, तो सवाल यही है कि एक तरफ आरटीआई की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पद खाली हैं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सरप्लस है, पद तो खाली ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा है। इधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में कई पार्टी के जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जगहों के ऑफिस का उद्घाटन किया। हिसार, फतेहाबाद, पलवल, रेवाड़ी और नूह की तस्वीरें आपके सामने हैं। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो हरियाणा की तस्वीर बदलने के लिए काम करें ताकि कल दुनिया में इसकी चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, विकास युक्त हुआ है, विकास करते हुए आगे बढ़े और देश का नंबर 1 प्रदेश बने। इस मनोबल के साथ हमें काम करना है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि देश भर में बीजेपी के 500 कार्यालय बन चुके हैं और 400 कार्यालय बनने के क्रम में हैं, जिससे पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि कार्यालय का होना संगठन के काम को स्थिरता देता है और कार्यकर्ताओं को काम करने का संस्कार भी देता है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह कहा है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। जनता कांग्रेस से परेशान हो चुकी है और उनके विधायक भी खुद उनसे परेशान हो रहे हैं। आज जब सरकारें हमारी सरकार को हटा के कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहाँ पर नारा क्या था? किसानों के कर्जा माफी का। एक झूठे नारे से, कर्जा माफी के नारे से सरकार बनी। आज कर्जा माफी उन्होंने किया नहीं। विधायक जो कांग्रेस के परेशान हैं, गांव वाले उनको गांव में घुसने नहीं देते, इसलिए वो पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और मजबूर है जनता के प्रेशर में। वो इन्होंने झूठ बोल के जो कांग्रेस के नेतृत्व ने नारा दिया था, उसका परिणाम है कि पार्टी कमजोर होती जाए। इधर पंजाब बिल्कुल भी हरियाणा को एसवाईएल का पानी देने के मूड में नहीं है। पंजाब ने हरियाणा को पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जरूर केंद्र ने जवाब देते हुए कहा है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक कराकर कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि क्या इस बैठक से जो अभी तक की बैठकें रही हैं वो बेनतीजा रही हैं, तो किस बिहाफ पर ये उम्मीद हम रखें कि आगे होने वाली बैठकों का कोई परिणाम निकलेगा, क्योंकि वहां की सरकार सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर, तल्ख लहजे में ये कह चुकी है कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं दिया जाएगा क्योंकि पंजाब के पास ही पानी नहीं है।
अक्सर चुनाव के समय उठने वाला मुद्दा SYL अभी भी हरियाणा को उसका हक नहीं दिलवा पाया है। राजनेताओं पर विश्वास कर जनता ने कभी किसी को तो कभी किसी को सर माथे बिठाया, लेकिन आलम जो भी है आपके सामने 50 सालों से चला आ रहा SYL विवाद अभी भी राजनीति की चादर में लिपटा हुआ है, क्योंकि इस मामले पर मुख्यमंत्री स्तर की कोई बैठक नहीं हुई है। मामला शीर्ष अदालत में है, सबके संज्ञान में है। हर चुनाव में वायदे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सतलुज यमुना लिंक राजनीति का लिंक साबित हो रहा है। अभी तक जो भी बैठकें हुई सभी बेनतीजा रही। कभी किसी प्रमाण की मांग होती रही तो कभी कोई तथ्य पेश करने को कहा जाता रहा, और पंजाब की तरफ से तो पानी देने से साफ इनकार भी किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को भी हरियाणा को भी हमारे हालात पे तरस करना चाहिए। पंजाब के पास सरप्लस पानी है नहीं, पंजाब में आगे ही बंजर ज़मीनें हैं, पानी का लेवल हमारा पहले से बड़ा डाउन गया है। और क्योंकि जो जमुना का पानी है हम हरियाणा से मांग रहे हैं, उनमें हमारा हिस्सा बनता है। हम चाहते हैं कि खट्टर साहब हमसे पानी मत मांगे, हमें तो सिर्फ जमुना से और हिस्सा दे हमें, क्योंकि हमारे पास सरप्लस पानी है नहीं, हम पानी नहीं दे सकते। एक तरफ सीएम मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे को लेकर मुलाकात कर चुके हैं और SYL के पानी की मांग कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने एक बार भी न तो केंद्र के किसी बड़े मंत्री से बात की और न ही हरियाणा को पानी देने के हक में है। यही वजह है कि अभी तक जो भी मुख्य सचिव स्तर की बैठकें हुई वो बेनतीजा रही। पीएम के साथ हरियाणा पंजाब की बैठक बेनतीजा, केंद्र के साथ मुख्य सचिव स्तरीय 3 बैठक बेनतीजा, किसी भी बैठक में नहीं हुआ कोई निर्णय। जब बैठकों का दौर खाली जाता रहा, यानी कोई निर्णय नहीं हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और दोनों राज्यों को बैठक करने के आदेश दे दिए। लेकिन अभी तक सुप्रीम आदेश के बाद भी कुछ खास होता दिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये कहा था कि तीनों सरकारों की बैठक में अगर कोई फैसला नहीं होता तो कोर्ट कोई ठोस कदम उठा सकता है। बावजूद इसके दोनों राज्यों की सरकारों की केंद्र के साथ कोई उच्च स्तरीय बैठक नहीं हुई। हाल ही में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि दोनों राज्यों के सीएम की एक साथ बैठक कराई जाएगी, जिसमें कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसके बाद हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब के सीएम से कहा कि SYL पर सीएम अमरिंदर बड़ा दिल दिखाएं और हरियाणा को उसके हक का पानी दें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पंजाब दाता की स्थिति में है और हरियाणा की जनता को अपने हक का पानी चाहिए। ये एक अवसर कैप्टन अमरिंदर जी के पास पॉलिटिकल विल से फैसला करने का, क्योंकि पंजाब इसमें दाता है और हम लेता है। हमको लेना है उनसे जो बनने वाली स्थिति है। हक हमारा है और हमारा हक हमको नहीं दिया जा रहा, लेकिन सिचुएशन ये है कि डैम वहाँ है और नहर उनके इलाके में बन के आनी है, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। कंट्रोल होने के बाद इसलिए वो हरियाणा के हक का 19 लाख एकड़ फुट पानी वो हरियाणा को प्रदान करने का निर्णय इस 3 सप्ताह के समय में करते हैं, तो उनकी पॉलिटिकल विल मजबूत मानी जाएगी और हरियाणा जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर कहा कि SYL के पानी पर हरियाणा का अधिकार है। हरियाणा को SYL का पानी मिलने में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, अब इसमें और विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। SYL का जिन न जाने कितनी बार बोतल से बाहर आ चुका है, लेकिन फिर भी बोतल में ही वापस चला जाता है। SYL का गला सूखने की बजाय अभी तक घुटा ही हुआ है, जिससे हरियाणा को उसका हक नहीं मिल पा रहा। अगर ये पानी हरियाणा को मिल जाए तो दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी दूर हो जाएगी, लेकिन न जाने कब तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं SYL मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि इस मसले पर अब कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों
के मुख्यमंत्रियों को बैठा के इसका फैसला किया जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सकारात्मक रिजल्ट आएगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और मुख्यमंत्री जी को जो दिया है तो उसका जवाब मिल जाएगा। हरियाणा की एक विधानसभा सीट बड़ौदा में होने वाला उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है, ये चुनौती है प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने साख बचाने की। ये उपचुनाव जीत की लड़ाई नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई है। अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता बड़ौदा की चारदीवारी में नजर आ रहे हैं। बड़ौदा में नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे, बड़ौदा में साख बचाने की चुनौती। उपचुनाव नहीं, लड़ाई साख की। बड़ौदा उपचुनाव में लड़ाई है साख की, लड़ाई है नाक की। जी हां, लड़ाई है वर्चस्व की। अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है क्योंकि अब बड़ौदा कभी मंत्री तो कभी अलग अलग पार्टियों के विधायक और अलग अलग दलों के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक सारे के सारे बड़ौदा की चारदीवारी में दौरे करते दिख रहे हैं, क्योंकि सभी दलों को पता है कि बड़ौदा की अहमियत क्या है। अगर बड़ौदा का दिल ना जीता तो समझो गया वर्चस्व किसी न किसी पार्टी का। कट जाएगी नाक किसी दल की। एक तरफ कांग्रेस श्री कृष्ण हुड्डा के निधन से खाली हुई सीट को अपने बेड़े में रखना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने की चाह में है। यानी सबसे ज्यादा अगर साख दांव पर है तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि एक तरफ राजनीति में मंझे हुए नेता और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो वहीं उनके सामने दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाल रहे मनोहर लाल हैं। हालांकि बीजेपी के साथ इस बार जेजेपी का भी साथ होगा, तो वहीं बड़ौदा सीट 1977 से लेकर 2005 तक इनेलो के पास रही और अब फिर ओपी चौटाला बाहर ही हैं, तो इनेलो के लिए भी ये नाक का सवाल होगा। इसलिए इसे उपचुनाव नहीं, साख की लड़ाई कहा जा सकता है। वर्चस्व की लड़ाई में कौन करेगा चढ़ाई? बड़ौदा की गली गली में मंत्री और विधायक, नेक टू नेक बीजेपी और कांग्रेस। चुनावी रणनीति का प्रचारी खाका तैयार। बड़ौदा उपचुनाव की बिसात अब बीत चुकी है। पार्टियों की जमीनी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। बीजेपी जेजेपी हो या फिर कांग्रेस के अलावा कोई भी दल, सभी दंगल में दम दिखाने को आतुर हैं। जी हां, तो सभी दिग्गज दंगल में दम दिखाने को आतुर हैं। आज सियासी गलियारे में बहुत अहम खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुक रहे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।